हाय फ्रेंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स सेट 3 का सॉल्यूशन जानेंगे, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में 1 और 2 का सॉल्यूशन जान चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट 3 का सॉल्यूशन जानेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल में यदि आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि जितने भी नए अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं। शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। कौन भाषा से? ग्रीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ग्रीक। एक उत्पादन संभावना वक्र प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन। अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एडम स्मिथ। यानी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? तो एडम स्मिथ, डी नंबर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रघुराम राजन। तो रघुराम राजन कहाँ का अर्थशास्त्री है? तो भारत का। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल करेक्ट आंसर, ए नंबर। निम्नलिखित में किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? यानी किसका अध्ययन? व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी जहाँ पे एक के बारे में बोला जाएगा, जैसे एक फर्म के संतुलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक फर्म के संतुलन। यदि अनेक के बोलेगा तो जैसे राष्ट्रीय आय निर्धारण, बेरोजगारी अध्ययन, सामान्य कीमत स्तर, ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक फर्म के संतुलन। ठीक। तो किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 20-2P, जहाँ P ग्रेटर देन 10 तथा बाजार में उस वस्तु के 20 उपभोक्ता है, तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 400-40P। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं की संतुष्टि। यानी अर्थशास्त्र उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? तो आवश्यकता की संतुष्टि। निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? यानी इनमें से किसका मान जो है ऋणात्मक हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सीमांत उपयोगिता। संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करता है, तो उसका अधिक। यानी संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है। तो करेक्ट आंसर ए नंबर। एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की आय खर्च होती है, तो संपूर्ण, यानी संपूर्ण आय खर्च होती है। करेक्ट आंसर 3 नंबर, यानी सी। अब इसको देखते हैं। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मान किलोज क्या होगी? यानी देखिए यहाँ जो चित्र दिख रहा है, यहाँ पे ए और बी है, बीच में है कहाँ? जी। तो जी का जो मान होता है क्या होता है? तो जी का जो मान होता है मध्य में, तो उसका 1 होता है। यदि जी से थोड़ा ऊपर जाएगा तो उसका मान हो जाता है 1 से अधिक, और जी से थोड़ा सा नीचे आएगा तो उसका मान हो जाता है 1 से कम। यानी वो बीच है तो बीच में बराबर 1 होता है, उससे यदि नीचे आएगा तो कम हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1। ठीक। निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है?
मतलब विश्लेषण की मान्यता नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। करेक्ट आंसर ए नंबर। एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपये को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करता है। इच्छुक इच्छुक है यानी खर्च करने में इच्छुक है। तो दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये तथा मात्राएं क्रमशः एक्स और वाई बजट रेखा का सीमाकरण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4x + वाई 5y बराबर 20। क्योंकि जो 4 रुपया किसका दाम हो गया? रसगुल्ला का। और 5 रुपया जो कीमत है वो गुलाब जामुन का। तो हो जाएगा 4x यानी x है पहले है और 4 तो 4x + 5y बराबर 20। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है? ये पूछ रहा प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। और जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं वह है मतलब कौन सा संयोग पूरक वस्तु है, पूरक, और ये है प्रतियोगी वस्तु। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सी और कोको कोला। देखिए जैसे चाय और चीनी है तो ये हो गया पूरक। कार और पेट्रोल है तो ये हो गया पूरक। क्योंकि चाय के बिना यानी चीनी और चाय नहीं रहेगा तो चाय बनेगा नहीं। और यहाँ पे यानी कार रहेगा आपके पास, यदि पेट्रोल नहीं रहेगा तो कार चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए ब्रेड और बटर, क्योंकि ब्रेड के साथ बटर होना आवश्यक। ठीक, इसलिए पेप्सी और कोको कोला जो है, तो पेप्सी और कोको कोला तो दोनों में यदि कोई पीता है तो दोनों में किसी एक चीज़ का प्रयोग करता है, या तो उसको पेप्सी पिएगा या तो वो कोको कोला। तो ये पूरक वस्तु नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रतियोगी वस्तु का संयोग, डी नंबर। ठीक, यदि आपसे पूछा जाता है कि पूरक यानी संयोग पूरक वस्तु कौन है, तो इनमें से तीनों हो जाता है। ये तीनों जो है पूरक वस्तु है। ठीक, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष के समांतर हो तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, y अक्ष। ठीक, डी नंबर। उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो उत्पादन यानी आगत का निर्गत में रूपांतर, नई उपयोगिता का सृजन, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, यानी ये तीनों ही उत्पादन से तात्पर्य। इसलिए करेक्ट आंसर डी नंबर। परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीमांत उपयोगिता। उत्पादक कौन होता है? तो हम लोग पिछले वीडियो में अभी पढ़े हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति, उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। ठीक, उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाई के प्रयोग से 30 इकाइयाँ का उत्पादन होता है। तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा? तो ये बोल रहा है 5 इकाइयाँ से कितना उत्पत्ति होता है? 24। और 6 इकाइयाँ से कितना उत्पत्ति होता है? 30। तो 30 में से 24 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा? 6 इकाइयाँ। इसलिए करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 6 इकाइयाँ। ठीक, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के क्रय से किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है? तो सीमांत आगम कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी नंबर। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आंसर सी नंबर, कुल परिवर्तनशील लागत।
किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच मान क्या होगा? तो 0। ए नंबर करेक्ट आंसर। मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म है तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाइयों की पूर्ति करता है तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 150 इकाई। तो यानी 3 फर्म एक जैसे बोल रहे हैं और वस्तु कितना है? 50 इकाई। तो इसको गुना कर दीजिए, 50 गुना 3 यानी 150 इकाई। करेक्ट आंसर डी नंबर। एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा उसी वस्तु की 6 इकाइयाँ बेचकर 70 रुपये प्राप्त करता है तो सीमांत आगम क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं, सेम टू सेम है। तो ये 5 इकाई बेचकर कितना प्राप्त करते हैं? 50, और वहाँ 6 इकाई बेचकर 70 प्राप्त करते हैं। तो 70 में से 50 माइनस कर दीजिए, बचेगा 20। करेक्ट आंसर डी नंबर, 20 रुपये प्राप्त होगा। ठीक। लाभ और लाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब TR और MC बराबर होता है। करेक्ट आंसर डी नंबर। अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत न्यूनतम ABC से कम हो जाता है तो उसको यानी अपना दुकान बंद करना पड़ता है। ठीक। करेक्ट आंसर डी नंबर। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म में किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? तो सामान्य, सी नंबर करेक्ट आंसर। एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः Q बराबर 10 - 2P तथा Q बराबर 5 + 3P है तो साम्य कीमत क्या होगी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। जैसे Q बराबर ऐसे ले आते हैं, Q बराबर 10 है तो Q बराबर 10 लिखेंगे, उसके बाद 5 इस साइड कितना में प्लस में, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में। तो 10 में 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। ठीक। उसके बाद फिर इधर ले आएंगे P को एक साइड, तो 3P और इधर है -2P, तो उधर लाएंगे प्लस, तो कितना हो जाएगा? 5P। तो 5 से 5 भाग देंगे, कितना होगा? तो 1। तो इसलिए करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक। किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 0.8। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक। किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा TR - TC। एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त का पूरा होना आवश्यक है? तो MR। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, MR बराबर MC। बस चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब पूर्ति में कमी होती है। सी नंबर करेक्ट आंसर। श्रम से क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा। यदि श्रम का सीमांत उत्पादन MPL तथा वस्तु का मूल्य P है तो श्रम के सीमांत उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा P = 5 MPL। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है जब सीमांत आय धनात्मक होती है। बी नंबर करेक्ट आंसर। दीर्घकाल में संतुलन में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा डैश होती है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर अधिक। विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है? तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा एकाधिकार, यानी विभेद होता है। तो जैसे कोई दुकानदार
कोई एक सामान खरीदता है तो किसी से 5 रुपया में देता है, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति वही चीज़ यानी 5 सामान खरीदता है तो उसको 4 रुपये करके ही देता है। तो एकाधिकार में विभेदीकृत यानी विभेद करता है वस्तु में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है? तो इसका भी हो जाएगा सी नंबर, एकाधिकार करेक्ट आंसर। एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या कितनी होती है? यानी एकाधिकार है तो एक होगा, क्वेश्चन में ही आंसर है एकाधिकार यानी एक क्रेताओं की संख्या, मतलब एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या क्या होती है? एक होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ए नंबर, एक। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।